जय माता दी दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट का टॉपिक है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ओयो इन 2024। ओयो लगता है मुझे एक हॉट स्टॉक बन सकता है, गोइंग एट एक अच्छी फैंसी बन सकती है। इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक गेस्ट को भी लेके आया हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, तब रेट 50 रुपीज के अराउंड था, फिर ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद हुआ इक्विटी डायल्यूशन और स्टॉक का प्राइस हुआ थोड़ा सा अनलिस्टेड के अंदर नीचे। तो कई लोगों को पैनिक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है? तो इस पर मैं बात करूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर। और इस पॉडकास्ट के लिए मैं लेके आया हूं एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है राहुल अग्रवाल जी। तो देखिए, राहुल जी जो है ना, ये बेसिकली क्या है, एक टेकी है, एक आईटी कंपनी में थे आप, लिस्टेड एनएससी की मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, सारे बड़े इंडाइसिस का पार्ट है, उसका मिडिल ईस्ट का बिजनेस आपने सेट करा। देन यू आर एन एमबीए फ्रॉम फ्रांस, राइट? और आपने कई स्टार्टअप्स भी करे हैं। जो लास्ट स्टार्टअप था वो आपका इनविजिबल ब्रेसिस का था, जिसमें भी आपने 51% स्टेक बेच भी दिया है। और मेरे बेटे अर्जुन ने आपका प्रोडक्ट भी यूज करा है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो हुआ क्या, मैं वेरी फ्रेंकली बताऊं, हुआ क्या है इसके अंदर कि मैंने बनाई एनएससी पर रील और मैंने 1 लाख के टारगेट दिए। तो राहुल और हम फैमिली वाइज भी एसोसिएटेड हैं और प्रोफेशनली भी एसोसिएटेड हैं। इन्होंने मुझे बोला, भैया सिर्फ ज्ञान ही दोगे क्या? लोगे नहीं स्टॉक? मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टॉक दिला दिया। फिर एक बार हम साथ में डिनर पर बैठे हुए थे, मेरे को एक क्वांटिटी एचडीबी फाइनेंस की दिला दी और एक बड़ी क्वांटिटी ओयो की दिला दी। तो मैंने ओयो इनके कहने पे लिया, बट साथ में क्या है, मेरी वाइफ जो है ना, वो शार्क टैंक भी देखती है। तो उसमें मैं रितेश अग्रवाल जी को देखा था, बड़े हम्बल सॉफ्ट स्पोकन लगे, राहुल जी की रिकमेंडेशन लिया और एक चीज सीखी मैंने। पहले मैं अनलिस्टेड से दूर रहता था, सीखा क्या मैंने राहुल कि भैया अनलिस्टेड में भी ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग होती है। तो आज ना काफी लोगों ने ओयो लिया है, ऊपर में लिया, नीचे में लिया, दे वांट टू नो अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। तो पहले तो सबसे पहले ना, आप ये छोड़ो, आप व्यूअर्स को नहीं, आप मुझे समझा रहे हो ओयो मतलब कि दूसरे लोगों से डिफरेंट कैसे है, मतलब कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर है, इसका क्या बिजनेस मॉडल है, औरों से डिफरेंट कैसे? देखिए, 3 चीजों में हम बात करेंगे आज। पहला, इसका मतलब कि बिजनेस मॉडल दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे है। फिर जो इक्विटी डायल्यूशन हुआ सेकंड पार्ट पे, उस पर बात करेंगे, क्या इंपैक्ट है, किसने क्या करा। और तीसरे में हम इसके नंबर्स पे बात करेंगे, ठीक है ना? तो पहली चीज हम शुरू करते हैं कि इसका मतलब कि क्या बिजनेस दूसरों से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आप बताइए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ खास तौर पे कि ओयो के 43,000 प्लस रूम्स हैं, मतलब 43,000 प्लस होटल्स हैं और 1.5 लाख से ऊपर कीज हैं इनके पास। और स्पिरिचुअल टूरिज्म पे इनका फोकस है। ये ऑपरेशनली टेक ओवर करके प्रमोटर्स के साथ, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ मिलके होटल्स को रन करते हैं। इनका बिजनेस प्योर प्ले कुछ दूसरी कंपनीज हैं जैसे मेक माई ट्रिप या ईज माई ट्रिप, उनसे अलग हो जाता है कि ये एग्रीगेटर नहीं है। और इनका बिजनेस मॉडल लेमन ट्री और उधर जो दूसरे वाले होटल्स हैं, ईस्ट इंडिया होटल्स या बाकी जो इंडियन होटल्स हैं, उनसे डिफरेंट हो जाता है कि ये मास को केटर करते हैं। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये आया है कि हर इंसान ट्रैवल कर रहा है, हर इंसान एक्सपीरियंशियल लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा है। मेरा ड्राइवर ट्रैवल करता है, मेरे घर में जो सर्वेंट है वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जा रहा हूँ या मुझे अयोध्या जाना है। तो बहुत एक कल्चरल शिफ्ट है टुवर्ड्स ट्रैवल, जो कि हर क्लास के इंसान को ट्रैवल चाहिए। तो ओयो जो है उसको कवर करता है, बहुत इजी कन्वीनियंट करता है, आपके हाथ में लेकर आता है। जैसे आप कुछ ऐप्स हैं, आप सामान मंगाते हैं, 8 से 10 मिनट में सामान आ जाता है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं या आप कहीं पहुंच गए हैं तो आप क्लिक करते हैं, आपको रूम मिल जाता है पास में। और आप रात को लेट हो गए हैं तो भी आपको रूम मिल जाता है। तो वो बिजनेस मॉडल वहाँ से डिफरेंट हो जाता है इनका। 35% इंडिया का इनके पास मार्केट शेयर है, तो डोमिनेंट प्लेयर। 35% मार्केट शेयर है इस स्पेस का। 35% मार्केट शेयर इनके पास है, तो डोमिनेंट प्लेयर हैं इस स्पेस में। काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मलेशिया में अच्छा प्ले कर रहे हैं, इंडोनेशिया में अच्छा प्ले कर रहे हैं, यूएस में काफी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो सिर्फ इंडिया का एक प्लेयर नहीं है, ये ग्लोबल अब प्ले में जा रहे हैं। बहुत सारी एप्स इन्होंने बहुत सारे कंपनीज इन्होंने टेक ओवर किए हैं, पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है, टेक टीम है। तो बहुत एक डिफरेंट टाइप का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है अराउंड
अराउंड टूरिज्म एंड ट्रैवल। स्पिरिचुअल टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अयोध्या में काफ़ी सारे होटल्स हैं, पुरी में बहुत ज़्यादा फोकस है, शरिया कंप्लाइंट होटल्स बना रहे हैं। तो बेसिकली जो फोकस है वो मास ट्रैवल की तरफ है, और साथ में इनका क्लास ट्रैवल के लिए चेन भी आ रहा है। कुछ चेन निकाल रहे हैं, पैलेट नाम रखा है उसका, वो आ रहा है या कुछ और आ रहा है। बट लार्जली जो मास प्ले है उसके ये अभी राइट नाउ डोमिनेंट प्लेयर है। अगर हम बात करें कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डिफरेंट मास को इन्होंने कैप्चर किया है। मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मास को तो कैप्चर करा, मार्केट शेयर भी अच्छा आपने बोला है, बट मासेस की दिक्कत क्या है, पैसा तो मास वाला देंगे और क्वालिटी क्लास वाली चाहिए। वीडियो बनाओ तो कहेंगे भैया कमरा बढ़िया नहीं है, कंपेयर करेंगे ओबराय से, और दाम है काके दे होटल का। हाँ जी। ऑन अ लाइटर नोट ये भी एक दिक्कत है इसके साथ। जी। बट मैं मतलब कि मेरे को बड़ा सुन के 35% इनके पास मार्केट शेयर है डोमेस्टिक, जिस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। हाँ जी। और आप देखें अगर हम क्लासेस की बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा प्रीमियम रेंज लॉन्च किया है। जैसे इकोनॉमी में देखें, विस्टारा में इकोनॉमी के बाद प्रीमियम इकोनॉमी आती है, तो इन्होंने टाउन हाउस करके लॉन्च किए हैं, तो वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मैं खुद रुका हुआ हूँ टाउन हाउस में कभी एक बार। और फिर ये उससे ऊपर की एक चेन लेकर आ रहे हैं जो पैलेट जिसका नाम है, तो उस कैटेगरीज को भी ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बट क्लास में तो नहीं आते। ईस्ट इंडिया होटल हो गया या इंडियन होटल्स हो गए, वो वाली क्लास में तो ये इनका प्ले अभी नहीं है और ये प्ले नहीं करते उसमें। और मेरे ख्याल से वहाँ पे क्लटर्ड भी ज़्यादा है बड़े बड़े सिटीज़ में, और बाकी बड़ी जगहों पे देखें तो 5 स्टार होटल्स 4 स्टार होटल्स बहुत हैं, और बहुत लोग आना भी चाहते हैं उसमें। वो बात आपकी सही है कि प्राइस वो कंपेयर करते हैं मासेस वाला और कंफर्ट कंपेयर करते हैं क्लासेस वाला, तो वो कहीं ना कहीं पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन वगैरह तो सबको मैच करना ही पड़ेगा। तो वो तो देखना ही पड़ेगा लोगों को कि कहाँ पे स्वीट स्पॉट है। मेरे ख्याल से इन्होंने बिल्कुल स्वीट स्पॉट को हिट किया है। नहीं तो इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। जैसे एयरलाइंस का मैं आपको MBA का एक एग्जांपल देता हूँ। हम MBA की बात कर रहे थे। हाउ टू बिकम अ मिलियनियर। फर्स्ट बिकम अ बिलियनियर, देन ओपन एन एयरलाइन, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मिलियनियर। तो जैसे जोक है, करोड़पति कैसे बने शेयर बाजार के अंदर, अरबपति बन के आए और फ्यूचर ऑप्शन करें करोड़पति बन जाए। तो ये उस तरह का ये जो होटल इंडस्ट्री है, इसमें ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल होना भी काफ़ी चैलेंजिंग बिजनेस रहता है। खास तौर पे जब आप पूरी तरह से सारी प्रॉपर्टीज ओन अप नहीं करते, या आपको उसको स्केल करना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि अब रितेश अग्रवाल साहब खुद कहाँ जाएंगे, खुद कितने होटल्स में जाएंगे। 43,000 होटल्स हैं, 5,000 होटल्स बढ़ा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो उसको ऑपरेशनली सेटअप करना, प्रोसेसेस प्रोटोकॉल्स सब ऐसे सेटअप करना कि लोग उसमें रह पाएँ और डिसेंट कंफर्ट, डिसेंट क्लास के साथ डिसेंट रेटिंग दे पाएँ उस प्रॉपर्टी की। अब प्रमोटर खुद कहाँ जाएगा। तो सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस को डेवलप करना, कि लोगों का इंटरेस्ट रहे कि वो प्रॉपर्टी अच्छी चले, वो ये कर पाए हैं, तभी ये 12 साल से फील्ड में हैं। और आई थिंक नाउ दे हैव एग्जैक्टली रियलाइज्ड कि व्हाट दे नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। अच्छा, अब एक चीज क्या है, देखो मेरे साथ क्या हुआ भाई, आदमी के हिट्स एंड मिसेस होते हैं जी। मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड करे, पहला वोडाफोन आइडिया, फिर उसके बाद ओयो जी। दोनों में इक्विटी डाइल्यूशन हुआ। लोगों को समझ में नहीं आया, भैया देखो एक अनसर्टेनिटी होती है, मेरी कोई मतलब कि इंटेंशन गलत नहीं है, बट हुआ क्या, वोडाफोन करा तो इक्विटी डाइल्यूशन हुआ। डाइल्यूशन होता है तो भैया बहुत गिरता है। सेम चीज हुई ओयो में भी इक्विटी डाइल्यूशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, किस रेट पे इक्विटी डाइल्यूशन हुआ, किसने स्टेक खरीदा, और इक्विटी डाइल्यूशन करके जो पैसा आया उसका ये ओयो क्या करेगा, एक बार ये बताओ, ताकि मेरे जो गर्दन पे तलवार लटकी हुई है ना, उसका मतलब कि मेरे को भी इनपुट मिले, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो भी समझ पाए। जी। $450 मिलियन का इनका डेट था एक, जो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था। उसकी वजह से अगर हम देखें तो इनका जो है वो पैट नहीं आता था। तो एबिटा निकालने के बावजूद कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही थी। तो इन्होंने एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया, फाइनेंशियल रीमॉडलिंग बोल देते हैं या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बोल देते हैं। तो वो कुछ ब्रेन्स ने बैठ के डिसाइड किया कि हम फाइनेंशियल रीमॉडलिंग करेंगे, और इस डेट को या तो इक्विटी से या दूसरा डेट जो ठीक रेट पे मिल जाए उससे हम कन्वर्ट करेंगे। वो 450 मिलियन में से 195 मिलियन इन्होंने मार्च में कन्वर्ट किया। तो कुछ बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, कुछ CCPS इशू कर रहे हैं,
कुछ इक्विटी डाइल्यूशन किया, वो सब मिला करके इनका टारगेट है या तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेट रह जाए या डेट खत्म हो जाए। उससे क्या होगा कि अगर आप देखें तो इन्होंने अभी लास्ट ईयर में जो है वो -350 करोड़ का एबिटा था और इस साल में 890 करोड़ के आसपास का इन्होंने एबिटा बनाया है। तो एक तो टर्न अराउंड स्टोरी आ गई कि अभी हम ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो पैट जो है वो इन्होंने 100 करोड़ का पूरे साल का पैट दिया है, जो कि 3 क्वार्टर्स में इनको प्रॉफिट आया है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 में तो लॉस ही था। वो तभी कर पा रहे हैं जब ये इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं। एबिटा तो आप ले आए 890 करोड़ का, 6,000 करोड़ का रेवेन्यू किया आपने और उसका 13-14% आपने ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बना दिया। तो वो तो जरूरी है बिजनेस को सस्टेनेबल और स्केलेबल बनाने के लिए। उसके बाद शेयर होल्डर वैल्यू के लिए पैट जरूरी है। पैट को ठीक करने के लिए इन्होंने डाइल्यूशन किया। एक बार ये बताओ, ये जो इन्होंने पैसा रेस करा, किससे रेस करा, किस दाम पे रेस करा, क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इस पे भी आप बताओ। इनक्रेड वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज करके फर्म है, जिससे इन्होंने 14.37 करोड़ सीसीपीएस इशू किए हैं। सीसीपीएस होते हैं कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो वो जो पैसा होता है बैलेंस शीट में, वो डेट में से या लोन में से हटके एक्विटी में चला जाता है। उससे होता है डेफिनेटली एक बेनिफिट होता है कि आपका जो है लोन बुक्स में से खत्म हो जाता है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। और उसके साथ वो 29 रुपीज पे इन्होंने इशू किए हैं। साथ में डेफिनेटली और कैवियाट्स भी होंगे इन टर्म्स ऑफ बाकी पैसों को भी। ये पूरे 450 मिलियन का इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। भाषा में समझो मोटा मोटी एक प्रेफरेंशियल शेयर नीचे के भाव पे इशू कर दिया, नीचे के भाव पे इशू किया है ना। प्रेफरेंशियल तो नीचे के भाव पे आता है। हाँ जी। और 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे इन्होंने ये जो अभी रेजिंग वगैरह कर रहे हैं डाउन राउंड किया है, जो कि हाईएस्ट इनका 10 पे हुआ था, बट अभी जो है 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे ये जैसे कर रहे हैं। फार्मेसी ने और उड़ान ने करा, नीचे के भाव पे करा इन्होंने। हाँ जी। तो 3.5 से 4 बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे हो, तो दैट कम्स अराउंड कि इसका जो दाम हो गया उस वैल्यूएशन के हिसाब से 37 से 44 रुपीज के बीच में कहीं दाम हो गया। हाँ जी। तो इसको अगर सिंपल देखें तो 33,000 करोड़ की वैल्यू हो जाती है। 4 बिलियन पे 800 करोड़ शेयर हैं तो 42 रुपीज का रेट आ जाता है। 3.5 बिलियन देखें तो 37 का आ जाता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो डाउन राउंड लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो एक ओवरऑल इंडस्ट्री में देखें स्टार्टअप में तो 30 to 40% के डाउन राउंड्स थ्रू आउट हुए हैं, स्टैंडर्ड है। और वो आप कह सकते हैं इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस हुए थे और पेटीएम के आईपीओ से भी काफी फर्क पड़ा था इन टर्म्स ऑफ वीसीज। और बाकी सबको भी समझ में आया कि शायद जो वैल्यूएशंस हो रही हैं वो ब्लोटेड हो रही हैं। तो एक तो उधर से प्रेशर आया, दूसरी तरफ एक जो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया स्टार्टअप इंडस्ट्री में वो आया प्रॉफिटेबिलिटी का। अब डेकाकॉन है, ओयो तो यूनिकॉर्न नहीं है, ओयो इज अ डेकाकॉन। 10 बिलियन डॉलर्स की अगर आप एक बार वैल्यूएशन रीच कर लेते हैं तो आपको डेकाकॉन स्टेटस मिल जाता है। अब डेकाकॉन में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं करीब जिनको स्टेटस मिला, बट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ पाए बहुत सारे लोग। ओयो ने वो टर्न अराउंड पिछले 12 महीने में करके दिखाया, जो कि ऑब्वियसली 2 साल से या 2.5 साल से मैनेजमेंट चेंजेस और माइंडसेट चेंजेस चल रहे होंगे टीम के कि प्रॉफिटेबिलिटी लानी है। क्योंकि जब वीसी का पैसा आता रहता है तो माइंडसेट बन जाता है कि एक्सपैंड करते रहो और होटल्स खोलते रहो और स्कोप बढ़ाते रहो अपना। बट उसको ऑपरेशनली तो इन्होंने बहुत सारे होटल्स बंद भी किए जो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल इन्होंने ट्राई किया, नहीं हो रहे हैं। तो वो माइंडसेट आना टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी शेयर होल्डर वैल्यू के लिए, इन्वेस्टर वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं समझता हूं कि जैसे जोमेटो ने किया तो ये एक सेकंड बड़ी कंपनी है इंडिया में जिसने इस तरह से कर लिया है, जो कि बहुत जल्दी लिस्ट भी होने के जिनके प्लान्स हैं, क्योंकि ये डीआरएचपी भी फाइल कर चुके थे पहले। डीआरएचपी पे आया तो काफी लोग ना मेरे को जान खाते हैं, भैया क्या कंपनी रिकमेंड कर दी, डीआरएचपी इसने वापस ले लिया है। भाई मैं इतना तो नहीं, इतना तो मैं भी समझता हूँ कि भैया जब लोन्स को आप रीफाइनेंस करा रहे हो और फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग डीआरएचपी है एज पर लॉ ऑफ लैंड शायद उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते, आपको सब चीजें दोबारा से रीफाइल करनी पड़ेंगी। रीफाइल करने के लिए डीआरएचपी वापस लोगे, नया डीआरएचपी फाइल करोगे, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ना फरवरी में सेबी से एक मीटिंग की जो मीडिया में भी कवर हुई कि डीआरएचपी को क्या फास्टन अप किया जा सकता है। उसका ऑब्वियस एक टिपिकल आंसर है कि नहीं किया जा सकता डीआरएचपी को फास्टन। इन्होंने फाइल किया हुआ था, इनके फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के प्लान्स थे। मार्च में इन्होंने $195 मिलियन रेस किए, फिर अभी इन्होंने ये रिसेंट रेस किया। तो
मैंडेटरी हो जाता है कि आप DRHP को रीफाइल करेंगे, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट तो चेंज ही हो गई, पूरा स्ट्रक्चर तो आपका चेंज ही हो गया, और ऊपर से ये फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स भी आ गए जो कि प्रॉफिटेबल हैं। तो अच्छा, रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल हैं तो मेरे को तो ज्यादा इंटरेस्ट टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे होता है, भाई रेवेन्यू कितना है और प्रॉफिट कितना है जी। प्रॉफिट कितना आ गया इनका? तो अभी इन्होंने पूरे साल का जो प्रॉफिट है दैट इज 99.6 करोड़, तकरीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जिसमें Q1 लॉस में था। और एबिटा जो है दैट वाज 890 करोड़, 888 करोड़ का है, जो कि एबिटा हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट तो उसमें इंटरेस्ट का ही है इनका, जिसको ये हैंडल कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जैसे 6500 करोड़ के टर्नओवर पे 13-14% इन्होंने ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन निकाल के 888 करोड़ किया। यूएस में भी होटल्स खोल रहे हैं, तो 20% के आसपास इनका जो मैं समझता हूँ रेवेन्यू बढ़ेगा। तो $1 बिलियन का रेवेन्यू हो जाएगा, तकरीबन 8000 करोड़। 8000 करोड़ में 15% 16% का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, 1200 करोड़ के आसपास। 1200 करोड़ में आपको लगेगा कि जो बढ़ा है वो तो 30-40% बढ़ा है, बट प्रॉफिट बढ़ जाएगा 300%, 400%, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस की भी ये ब्यूटी है, और साथ में जो ये फाइनेंशियल करेक्शंस कर रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेरी पेन है। आज तो पेन आया, आज तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये पेन आ गया कि मेरे शेयर्स डाइल्यूट हो गए, मेरा शेयर 25% 30% डाइल्यूट हो गया। 50 रुपए 52 रुपए का भाव था, 55 रुपए का भाव था, वो भाव 38 रुपए 40 रुपए 42 रुपए की रेंज में आ गया। बट वो जो है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत अच्छी है, और आई थिंक दे आर गुड फॉर द लॉन्ग रन। जैसे जो पैसा है इसे डेट रिपे करेंगे, डेट रिपे कर रहे हैं, इंटरेस्ट आउटगो कम हो जाएगा तो पैट बढ़ जाएगा। हाँ जी, और 18 जून को इनका EGM भी है, कुछ चीजें उसमें भी क्लियर होंगी। तो एज शेयर होल्डर सभी शेयर होल्डर्स को ईमेल आया है, मेरे पास भी आया है, तो वो अटेंड करेंगे, उसमें कुछ और मालूम पड़ेंगी चीजें। बट लार्जली यही है कि जब लोन्स रीपे करेंगे पैट बढ़ेगा, और अगर जितना ऑपरेशनली इंप्रूव करेंगे उतना एबिटा बढ़ेगा, एबिटा भी बढ़ेगा, ऑपरेशनली भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम वैल्यूएशन मल्टीपल देखें, रेवेन्यू टू वैल्यूएशन मल्टीपल भी इनका आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर हम $4 बिलियन का वैल्यूएशन पकड़ें, $1 बिलियन का इनका अगले साल का रेवेन्यू हो जाएगा। तो आप टिपिकली देखें बहुत सारी कंपनीज का 8 से 10 टाइम्स तो उसका वैल्यू बैठ ही जाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, मार्केट कैप। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 6 महीने के नज़रिए से 6 बिलियन से 7 बिलियन का वैल्यूएशन इनका आ जाना चाहिए, जब इनका ये इंटरेस्ट वगैरह हैंडल हो जाएगा। शेयर का भाव बताओ। हाँ, तो ये कन्वर्ट होगा तकरीबन 70 से 75 रुपए के रेट में कन्वर्ट होता है। 6 बिलियन वैल्यूएशन पे इसका जो भाव है वो 70 से 75 रुपए पे कन्वर्ट होता है, आज की डाइल्यूशन के बाद के हिसाब से बता रहा हूँ। और थोड़ा और लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं $10 बिलियन पे आ जाना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जितना पैसा ओयो में अभी तक डला है इसको कंपनी को क्रिएट करने में, वो डल चुका है तकरीबन 24,000 करोड़। और आज जो इसका शेयर का भाव है वो भी नियरली उसी भाव पे आपको शेयर मिलता है। तो जिस रेट पे 5 साल पहले 7 साल पहले किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया था ओयो में, आज उसी भाव पे शेयर अवेलेबल है। इतना पैसा एक्चुअल में डल चुका है इस कंपनी को अभी तक यहाँ तक लाने में, क्रिएट करने में। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शेयर जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है, और अगर अंडर राइट टाइम टू एंटर अगर देखें तो कोई भी चीज़ अगर ओवर वैल्यू हो चुकी है तो उसमें रिटर्न निकालना उतना मुश्किल रहता है। इसका जो रिटर्न है वो आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 साल में इसका रेट जो है लिस्टिंग के टाइम पे 200 रुपए के आसपास बनना चाहिए। तो जैसे जोमेटो था, जोमेटो मतलब कि सबने राइट ऑफ कर दिया था, 2023-24 इज द ईयर ऑफ जोमेटो। तो कैन दिस 24-25 कैन बी द ईयर ऑफ ओयो? जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल टर्न अराउंड कैंडिडेट है। इट इज अ वेरी डार्क हॉर्स, और मुझे ऐसा लगता है दे विल हैव अ वेरी गुड लिस्टिंग इन 2 years, और बहुत अच्छा इनका इन्वेस्टर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट होगा आने वाले 2 साल में, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जब मैं अनलिस्टेड मैंने लिया तब तक तो मुझे भी नहीं मालूम था अनलिस्टेड में ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। अब काफी लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, देखो NSE एकमात्र शेयर है जहाँ लॉट साइज बड़े बड़े हैं, भाई 4-4, 5-5 हजार शेयर के लॉट हैं, वो रिटेलर नहीं ले सकता। बट दूसरे शेयर जैसे अच्छे HDB फाइनेंस है, अच्छी कंपनीज के अनलिस्टेड जैसे SBI की जो इनकी म्यूचुअल फंड की आम है वो उसमें भी ट्रेडिंग हो रही है। तो अच्छे जो शेयर हैं उनको कोई खरीदना चाहता है, कैसे ले, किन बातों का ध्यान रखे, कैसे वो फ्रॉड से बचे?
ठीक भाव पे ले, इसके बारे में थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएं। जी, अनलिस्टेड में काम करने के लिए भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्टडी बहुत खुद करें। मेरा ऐसा मानना है कि अनलिस्टेड एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप अगर राइट टाइम पे शेयर में एंट्री करते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो एक्चुअल में आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा, अब एनएससी का एग्जांपल लिया आपने, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। फिलहाल उसकी ट्रेडिंग सस्पेंडेड है, इसलिए उसमें लोग छोटे वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करते, वो भी सस्पेंड से हट जाएगी तो वो भी शुरू हो जाएगा 50-100 शेयर का। लेकिन आप ये देखें कि एनएससी हमने जब एंटर किया तो 3500 से 4000 रुपए का भाव था मार्केट में। आज जो है वो बोनस डिक्लेयर हो गया है और बोनस के बाद आज जो है अनलिस्टेड मार्केट में उसका पोस्ट बोनस करीब 1300 रुपए का पर शेयर का भाव बनता है। 1:4 का बोनस था। अगर मार्केट में रोज टिकर पे देख रहे होते ना तो वो शायद कभी ना कभी बिक जाता। तो ये बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे आप इसको लेके रख सकते हैं। और थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है बेचना, तो इनकन्वीनियंस की वजह से क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली 2 बार सोच लेते हैं बेचने से पहले। नहीं तो टिकर पे दिख रहा होता तो आप सामने क्लिक कर दें कि मेरा तो 30% पैसा बढ़ गया, मेरा तो 25% पैसा बढ़ गया। एक तो ये एक चीज है अनलिस्टेड की। दूसरा, सेबी की साइट पे सारे जितने DRHP फाइल हुए हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो सारे लिस्टेड रहते हैं। उनको जाकर उनका स्टेटस भी रहता है कि वो अप्रूवल स्टेज में है, रिजेक्शन स्टेज में है, क्या स्टेज में। DRHP डाउनलोड करें, पब्लिक के लिए डाउनलोडेबल होता है, 300-400 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। उसके फाइनेंशियल से जाएं, थोड़ा सा पढ़ें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो सर्कल ऐसा बनाएं कि जिसमें कोई एक जना उसको पढ़ सकता हो, उसके बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई करें और अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। DRHP फाइल्ड है का टिपिकली अगर DRHP अप्रूवल की तरफ जा रहा है तो आप ये मान के चलें कि 12 से 18 महीने में वो शेयर लिस्ट होने के बहुत अच्छी एक प्रोबेबिलिटी है। तो तकरीबन 150 ऐसे अनलिस्टेड शेयर होंगे अभी मार्केट में जो इस स्टेज में होंगे। अब उसमें से आप आइडेंटिफाई करें, उसमें इन्वेस्ट करें, अपने ब्रोकर से पूछें, कोई ना कोई आपको अनलिस्टेड का डीलर या ब्रोकर बता देगा। वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, आई एम श्योर व्हाट्सएप चैनल्स भी होंगे। अगर जितने बड़े ब्रोकर्स हैं, जितने बैंक्स हैं, वो सब अनलिस्टेड में डील कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है और इसमें पैसा छोड़ना है थोड़े लंबे समय के लिए। जैसे शेयर ट्रेडिंग में तो क्या है कि 10 दिन, 15 दिन, महीने के लिए भी आप लगा देते हैं पैसा। इसमें आप वो पैसा डालेंगे जो थोड़े समय आप उसमें छोड़ेंगे, वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उस तरह के होराइजन में। और जैसे आप उसमें कन्वीनियंटली स्क्रीन खोल के या ऐप खोल के आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें उतना कन्वीनियंट नहीं है। ब्रोकर को बोलेंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कोई ना कोई बायर सेलर टिपिकली मिल जाते हैं। ये प्रॉपर्टी की तरह नहीं है, प्रॉपर्टी लेने और बेचने की तरह नहीं है। आराम से सेलर बायर मिल जाते हैं। थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है। अगर आपने 40 रुपए का लिया है, सेम डे बेच रहे हैं, तो शायद वो 38 रुपीज का बिक रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई ह्यूमन इन्वॉल्व होता है और लॉट साइज छोटे भी हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा सर्विस चार्जेस आप कह सकते हैं थोड़े से ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपने थोड़े लंबे अवधि के लिए रखना है तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल ही फेयर ट्रेड्स होते हैं मार्केट में, ओपन ट्रेड्स होते हैं, रेट आराम से मालूम पड़ जाते हैं। कम लोगों को मालूम है, बट वेल्थ क्रिएशन का मुझे लगता है ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो राहुल जी से जो चीजें पता चली, इक्विटी डाइल्यूशन, नंबर्स का, अनलिस्टेड शेयर के मतलब कि रिस्क क्या करें, किन चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो मैं एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है कि जो ओयो है ये मेरा निजी निवेश है, राहुल जी का भी अपना निजी निवेश है। और एट द एंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। इस मतलब कि पॉडकास्ट वाले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए और बताइए कि गोइंग अहेड आप किस तरीके के टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। देखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सब अपनी अपनी जगह पर एक्सपर्ट हैं, मतलब कि अच्छा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। तो आप बोलेंगे तो उस फील्ड के एक्सपर्ट को ले आऊंगा, अपने टॉपिक्स को आप सजेस्ट कीजिए। अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिए। जय माता दी। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.